आज हम पढ़ेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर नंबर 8 ऑफ क्लास 11th बायोलॉजी। इस चैप्टर में हमें 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं। इट मीन्स ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में आपको पता होना चाहिए व्हाट इज सेल, उसकी थ्योरीज के बारे में। थर्ड पॉइंट रहेगा ओवरव्यू ऑफ सेल। इट मीन्स आपको सेल की डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी। सेल के अंदर और क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं वो सब हम ओवरव्यू ऑफ सेल टॉपिक के अंडर पढ़ेंगे। लास्ट पॉइंट रहेगा टाइप्स ऑफ सेल। स्पेशली हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल की एंड यूकैरियोटिक सेल की। यहाँ पे मैं प्रोकैरियोटिक को पीके के उसमें डिनोट कर रही हूँ एंड यूकैरियोटिक सेल को ईके। तो पूरे वीडियो में अगर मैं कहीं पर भी पीके एंड ईके अगर लिखती हूँ तो इट मीन्स पीके मीन्स प्रोकैरियोटिक एंड ईके मीन्स यूकैरियोटिक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं साइंस की। अगर आप साइंस के बारे में जाने, साइंस कोई भी चीज़ों को, कोई भी थिंग्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, आइदर लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग। साइंस के हिसाब से ऐसी जो भी चीज़ें लिविंग थिंग्स जिसमें सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनको लिविंग थिंग कंसिडर करा जाता है और नॉन लिविंग थिंग्स में सेल प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब बात करते हैं लिविंग सेल्स की। जो लिविंग सेल्स होते हैं वो जरूरी नहीं केवल 1 हो या किसी बॉडी में 2 सेल्स हो। ऐसे बहुत से प्लांट्स, एनिमल्स होते हैं जो मल्टी सेल्यूलर होते हैं और बहुत से ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो यूनिसेल्यूलर होते हैं। तो लिविंग सेल्स अगेन 2 टाइप्स के होते हैं, यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर। अगर आप साइंस में कोई भी टर्म पढ़ते हैं लाइक यूनिसेल्यूलर, मल्टीसेल्यूलर, तो आपको इसके साथ एक एग्जाम्पल का याद होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इस टर्म को इजीली अच्छे से समझ पाएंगे। सबसे पहले यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसके अंदर सेल तो प्रेजेंट होते हैं बट उनका नंबर ऑलवेज 1 होता है। एग्जाम्पल के रूप में हम बोलते हैं ई कोलाई। ये जो बैक्टीरिया होता है इसमें केवल ये सिंगल सेल बैक्टीरिया होता है। मल्टी सेल्यूलर की बात करें, मल्टी मीन्स है 1+, बहुत सारे सेल्स हो सकते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी, प्लांट्स, ये सब मल्टी सेल्यूलर है। एनिमल्स, हमारी बॉडी में बहुत टाइप्स के सेल हैं। लाइक हमारा फर्स्ट हार्ट की बात करते हैं। हार्ट में डिफरेंट टाइप्स के सेल्स हैं जिनको हम मायोसाइट्स कहते हैं। लंग्स में भी अलग टाइप्स के सेल हैं। स्टमक की बात करें यहाँ अलग हैं। ब्रेन की बात करें, नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पर अलग टाइप्स के सेल हैं। तो इसलिए एक ह्यूमन बॉडी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। अब बात करते हैं, कोई भी लिविंग थिंग्स को आप सेल कब बोल सकते हो। सेल के पास ऐसी क्या प्रॉपर्टी होती है जिससे केवल सेल को ही सेल बोलते हैं और बाकी टिश्यूज या बहुत से अदर ऑर्गेनल्स होते हैं उनको सेल नहीं बोलते। अगर कोई भी लिविंग थिंग सेल है तो वो 2 फीचर्स उसके पास होना चाहिए। फर्स्ट, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। सेकेंड है परफॉर्म essential फंक्शन ऑफ लाइफ। हम यहाँ पे पहले सेकेंड पॉइंट को समझेंगे, देन फर्स्ट पॉइंट पे जाएंगे। परफॉर्मिंग एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। अगर हम बात करें ह्यूमन की, हमारी हार्ट की, हार्ट में जो सेल्स होते हैं उनका मेन फंक्शन है हार्ट को पंप करवाना। अगर ये सेल प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेंगे तो हार्ट प्रॉपरली काम नहीं करेगा। हार्ट प्रॉपरली काम नहीं करेगा तो ह्यूमन आगे सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो इट मीन्स इसेंशियल फंक्शंस इसीलिए कहा गया है। तो अगर कोई भी बॉडी, ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, प्लांट का सेल या एनिमल वो एग्जिस्ट करते हैं प्लैनेट पे इंडिपेंडेंटली, अकेले, तो वो उनके सेल्स कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं एक्यूरेट, करेक्ट तरीके से, तो इसीलिए उनको सेल बोला जाता है। और एक पॉइंट आता है, सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड
फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये इसीलिए टर्म दिया गया है, ये पूरी लाइन इसीलिए कही गई है। ये लाइन इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस लाइन के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन छुपी हुई है। अब हम ये वाली लाइन को समझते हैं। सेल इज फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्लैनेट पर हैं, लाइक ह्यूमन, फंक्शनल यूनिट की बात करें तो ह्यूमन के जो बॉडी पार्ट्स हैं उसका पर्टिकुलर फंक्शन होता है। हार्ट का फंक्शन पंप करना होता है, लंग्स का फंक्शन होता है रेस्पिरेशन का काम करना। तो ये सभी फंक्शन का जो इन्फॉर्मेशन होता है कि कैसे इस फंक्शंस को एग्जीक्यूट करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एक ह्यूमन में हेड होता है, नेक है, शोल्डर है, हैंड्स है, लेग्स हैं, ये पार्ट्स हैं। हैंड्स में हम ह्यूमंस के 5 फिंगर्स होती हैं एक हैंड में, दूसरे हैंड में 5 होती है, टोटल हमको 10 फिंगर्स हैं। तो ये एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, हमारा जो हैंड है ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, तो इसमें 10 फिंगर्स ही होना चाहिए दोनों में मिला के। तो ये इंफॉर्मेशन भी सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल डिस्कवरी की। जैसे कि आपने अभी यहाँ तक पढ़ लिया कि सेल्स क्या होते हैं, लिविंग थिंग्स में ही सेल्स प्रेजेंट होते हैं। सेल्स के बारे में फर्स्ट किसने बताया? किसने कहा कि कोई भी लिविंग बॉडी होती है उसके अंदर एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जिसको सेल कहते हैं? फर्स्ट आए थे आपके रॉबर्ट हुक, जिन्होंने फर्स्ट टाइम कॉक सेल में माइक्रोस्कोप के अंदर देखकर ये डिस्कवर किया था कि सेल प्रेजेंट होते हैं। उससे पहले, इनसे पहले की जो बात करें, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा था, कोई नहीं मानता था कि कोई बॉडी किसी पर्टिकुलर स्मॉलेस्ट सेल से बनी होती है। उसके बाद आए थे एंटोन वैन लीeuwenhoek। इन्होंने जो सेल है इसको डिस्कवर किया, लेकिन एक एक्स्ट्रा पॉइंट ये दिया कि जो सेल्स होते हैं वो लिविंग थिंग्स होते हैं। इन्होंने कहा लाइव सेल्स। सेल रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया। लाइव सेल अगर टर्म आता है कोई भी एग्जाम में तो इट मींस एंटोन वैन लीeuwenhoek ने किया। एंटोन वैन लीeuwenhoek जो थे उनको माइक्रोस्कोप के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज थी। उन्होंने अपना खुद का माइक्रोस्कोप बनाया, लेंस बनाया और उसके बाद ऑब्जर्व किए बहुत सारे सेल्स को, और तब जाके उन्होंने ये डिस्कवरी करी कि जो सेल्स होते हैं वो लिविंग थिंग्स के अंडर कंसीडर किए जाते हैं। उसके बाद आए थे रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने कहा सेल होता है, ओके फाइन, लेकिन सेल के अंदर भी कुछ मटेरियल प्रेजेंट होता है, डार्क कलर मटेरियल होता है। इसको उन्होंने नाम दिया था न्यूक्लियस। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं, जो न्यूक्लियस टर्म है वो किसने दिया था। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए रॉबर्ट ब्राउन का भी नाम दिया जाएगा और रॉबर्ट हुक का भी नाम दिया जाएगा। तो आप हमेशा याद रखिए जो न्यूक्लियस है डार्क कलर मटेरियल, वो ब्राउन कलर से आप न्यूक्लियस याद रख सकते हैं। एंड कॉक सेल में जो फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुआ है वो रॉबर्ट हुक थे। एक और क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम्स में, फर्स्ट ह्यूमन सेल्स को किसने डिस्कवर किया था या माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया था, या बैक्टीरियल सेल्स को किसने फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था? फर्स्ट टाइम डिस्कवर करना इन द सेंस, अगर कोई भी माइक्रोस्कोपिक चीजें जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं तो उसको डिस्कवर करने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज करना ही पड़ता है। डिस्कवर करना इन द सेंस उसको ऑब्जर्व किया था, तो वो थे एंटोन वैन लीeuwenhoek। तो यहाँ पे आपके 3 से 4 क्वेश्चंस बन चुके हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। यहाँ तक हमने फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, व्हाट इज सेल, कि सेल के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक लिविंग थिंग है। किसने डिस्कवर करी थी फर्स्ट टाइम आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस जो मटेरियल है वो किसने डिस्कवर किया था। लाइव सेल्स किसने डिस्कवर किया था। सेल से रिलेटेड एक
जो सिंगल ये लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना जरूरी है। इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एक फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है, वहां पे आपको सेल, टिश्यू एंड कोई और भी ऑप्शंस दे सकते हैं, तो वहां पर आंसर आएगा आपका सेल। अब नेक्स्ट हम सेकेंड टॉपिक की बात करेंगे, सेल थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं थ्योरीज क्या होती हैं। बहुत से ऐसे रिसर्चर्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, जिनको पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर डीप स्टडी करना बहुत पसंद होता है। डीप स्टडी इन द सेंस वो उस सब्जेक्ट में, अगर वो एनिमल से रिलेटेड है तो वो जूलॉजिस्ट होगा, प्लांट से रिलेटेड है तो वो एक बॉटनिस्ट होगा। अगर हम एक जूलॉजिस्ट की बात करें तो वो बहुत डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स को स्टडी करेगा, उनके बारे में समझेगा, उनकी जो डेली रूटीन होता है वो क्या खाते हैं, उनका बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, उनके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट है डिफरेंट ऑर्गन्स में वो कैसे बिहेव करते हैं, वो सारी स्टडी करने के बाद, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद कुछ कंक्लूजन्स देते हैं, जो कंक्लूजन्स बहुत वैलिड होते हैं और उनकी हेल्प से आगे चल के दूसरे रिसर्चर्स या साइंटिस्ट जो होते हैं आगे कोई भी न्यू डिस्कवरी में वो हेल्प करते हैं। लाइक हम बात करें सबसे पहले रॉबर्ट हुक की, ये भी एक रिसर्चर थे, साइंटिस्ट थे, जिन्होंने कंटिन्यू स्टडी करते रहे तब जाकर उनको पता चला कि सेल होता है। उसके बाद कोई दूसरे रिसर्चर्स जो थे जैसे एंटन वैन लीवेनहॉक जो आए थे, उन्होंने ऐसा नहीं कि एक बार फर्स्ट टाइम सेल डिस्कवर हो गया तो उसके बाद ये लास्ट हो गया, उसके बाद और दूसरी चीज़ों में उन्होंने डिस्कवरी स्टार्ट करी, उसको डीप स्टडी करी, तो उन्होंने कहा कि सेल्स लिविंग थिंग्स भी होते हैं। उसके बाद यहाँ पर भी नहीं रुके, फिर और रॉबर्ट ब्राउन आए, उन्होंने भी सेल के बारे में पढ़ा। जब ऑलरेडी सेल डिस्कवर हो चुका था, ये भी बोल दिया था कि लाइव सेल्स होते हैं, उसके बाद भी उन्होंने स्टडी स्टार्ट करी और पढ़ाई करी तो उनको और एक न्यू चीज़ मिली कि इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। ऐसे करके आपको बहुत से साइंटिस्ट आते जाएंगे आगे चलकर जो हर बार एक न्यू चीज़ बताएंगे सेल के बारे में। तो यही कॉन्क्लूजन्स को हम थ्योरीज के उसमें पढ़ते हैं, जो बहुत ज़्यादा वैलिड होती हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम के बाद ये थ्योरीज कुछ ही साइंटिस्ट पुटअप कर पाते हैं और सब लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो हम पढ़ेंगे यहाँ पे सेल थ्योरीज ऑफ सेल के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं 1838 में एक बॉटनिस्ट आए जिनका नाम था एम श्लाइडिंग। बॉटनिस्ट हैं तो ऑब्वियसली उन्होंने प्लांट्स के ऊपर काम किया होगा, उन्होंने बहुत डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स के बारे में पढ़ा और उन्होंने ये कंक्लूड किया जो प्लांट्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ को मैं M/O लिख रही हूँ, मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स। इट मीन्स प्लांट्स भी सेल से बनते हैं, लेकिन वो सेल्स जो होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, केवल सिंगल टाइप के सेल से नहीं बनता है प्लांट, डिफरेंट काइंड्स के सेल से बनते हैं। नेक्स्ट उन्होंने कहा जब बहुत सारे सेल्स हैं तो इट मीन्स ये मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स या मल्टी सेल्यूलर में आएगा प्लांट्स। तो जो बहुत सारे सेल्स होते हैं ये आपस में कंबाइन कर जाते हैं, जो सेम टाइप के सेल्स होते हैं। कंबाइन करने के बाद में एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसको टिश्यू कहते हैं। तो टिश्यू टर्म जो है वो भी एम श्लाइडिंग ने दिया था। 1838 के बाद 1839 में एक जूलॉजिस्ट आए जिनका नाम था टी शावान। जूलॉजिस्ट हैं तो इन्होंने बहुत डिफरेंट टाइप के एनिमल्स पे काम किया, एनिमल सेल्स के ऊपर काम किया और उन्होंने कहा जो एनिमल का सेल होता है मीन्स एनिमल्स में भी सेल होते हैं, ये सेल की आउटर कवरिंग होती है, हर सेल की एक आउटर कवरिंग होती है। इस कवरिंग को उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम दिया। अगर एनिमल सेल की आउटर कवरिंग को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं तो प्लांट सेल की आउटर कवरिंग को क्या कहेंगे? इसको नाम दिया था सेल वॉल। तो ये सबसे ज्यादा कॉमन पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। आपको ये नहीं पूछेंगे कि प्लांट सेल की आउटर कवरिंग को क्या कहते हैं, वहां पर आपको ये डायरेक्टली आंसर देंगे कि सेल वॉल जो टर्म है वो कौन से सेल से रिलेट करता है, प्लांट सेल से या एनिमल सेल से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो यहाँ पे जस्ट आप प्लांट सेल और एनिमल सेल नहीं पढ़ेंगे, आपको एनिमल्स के कुछ एग्जाम्पल्स याद करने पड़ेंगे, प्लांट सेल के कुछ एग्जाम्पल्स। हो सकता है वहां पर वो एनिमल सेल के नाम पर कोई पर्टिकुलर एनिमल का नाम दे दे और फिर वो पूछे कि उसके सेल का
जो आउटर कवरिंग है उसको क्या बोलते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी ऑर्गेनिजम्स का वो नाम देंगे वो प्लांट है कि एनिमल। तो यहाँ पर हमने पढ़ लिया कि सेल थ्योरी किसने दी थी, टी शावान ने और एम श्लाइडन ने। तो आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है सेल थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, साइंटिस्ट के नाम आएंगे, या फिर ऑलरेडी साइंटिस्ट के नाम दे दिए जाएंगे और आपको पूछेंगे कि इन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी। तो आपने आप सोचेंगे कि आंसर बहुत इजी है सेल थ्योरी। जब आप और साइंस के दूसरे चैप्टर्स पढ़ेंगे तो आपको और डिफरेंट टाइप्स की थ्योरीज मिलेंगी जो अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड होती है। तो इसलिए अभी तो फर्स्ट टाइम आपका ये है कि सेल थ्योरी ये दो साइंटिस्ट ने मिलकर दी थी। इसके 1838 एंड 1839 के बाद डायरेक्टली हम बात करते हैं 1855 में। 1855 में आए थे रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने ऐसा क्या न्यू डिस्कवर किया, इन्होंने क्या बताया सेल थ्योरी के बारे में। जो पहले सेल थ्योरी दी गई थी उसमें एक पॉइंट नहीं बताया गया था, जो कह सकते हैं ड्रॉबैक था इस थ्योरी का, कि जो न्यू सेल्स अगर आते हैं, न्यू सेल्स कुछ बनना चाहते हैं तो वो कैसे बनते हैं। न्यू सेल्स के बारे में इन्होंने कुछ नहीं कहा था। तो यही चीज आर विर्चो ने बताई, जो भी न्यू सेल्स फॉर्म होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही फॉर्म होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिवीजन। इट मीन्स सेल डिवीजन जो एक टर्म है ये दिया था आर विर्चो ने। उससे पहले ये नहीं जाना जाता था कि अगर कोई एक सेल है, अगर वो आगे चल के अपने जैसा सेम प्रोजेनी न्यू सेल्स बनाना चाहता है तो कैसे आएगा, सेल डिवीजन से आएगा, ये आर विर्चो ने बताया था। आर विर्चो ने सेल डिवीजन डिस्कवर करने के बाद में जो पहले सेल थ्योरी दी गई थी टी शावान और एम श्लाइडन की, इसको मॉडिफाई किया। तो जो मॉडिफाइड थ्योरी थी, या कह सकते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ सेल थ्योरी होने के बाद 2 पॉइंट्स दिए आर विर्चो ने जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल थ्योरी में कोई पॉइंट्स नहीं दिए गए थे, बट मॉडिफाइड जब हुई थ्योरी तब पॉइंट्स दिए गए थे। फर्स्ट पॉइंट था ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। दिखने में बहुत सिंपल लाइन लगती है बट इसका मीनिंग बहुत डीप है। प्लैनेट में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेकर जो बैक्टीरिया होते हैं, प्लांट्स में जितने भी सारे किंगडम, प्लांट किंगडम में जितने भी इंक्लूड होते हैं, एनिमल्स में जो इंक्लूड होते हैं, ह्यूमन जो इंक्लूड करते हैं हम उसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, वो सब सेल्स से ही बने होते हैं। उन सब के अंदर सेल्स होते हैं। एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल, प्रोडक्ट्स ऑफ सेल वर्ड आया है तो इट मीन्स सेल के अंदर कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिसके बाद रिजल्ट में कुछ प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, और ये प्रोडक्ट्स भी सेल्स के साथ मिलके लिविंग ऑर्गेनिज्म में रहते हैं। दूसरा पॉइंट दिया था ऑल सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। बॉडी में जितने भी टाइप्स के सेल हों, चाहे वो 5 टाइप्स हो, 100 टाइप्स के या 1000 टाइप्स के सेल हों, सारे सेल पहले के जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होते हैं उन्हीं से आते हैं। लाइक हम बात करें, ये एक सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये पेरेंट सेल है। यही सेल डिवाइड होगा और 2 सेल, अगर ये बाइनरी फिजन की हम बात करें, अगर जस्ट 2 में डिवाइड हो रहा है ये सेल, तो ये पेरेंट सेल से ही न्यू सेल्स आते हैं। साइंस में जो भी प्रोजेनी होती है इसको डॉटर सेल्स कहा जाता है। यहाँ पे सन सेल्स करके कोई टर्म नहीं होता, हमेशा डॉटर सेल्स कहा जाता है या फिर प्रोजेनी कहा जाता है। ये प्रोजेनी अगर हम पेरेंट को छुपा दें और हम जस्ट प्रोजेनी या डॉटर सेल्स के बारे में बात करें तो ये कहाँ से आए, कुछ अलग से केमिकल्स नहीं आए थे, बल्कि ये अपने पेरेंट से ही बन के निकले हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये कितनी सिंपल सी बात है, अगर कोई न्यू सेल्स डॉटर सेल्स आते हैं तो वो ऑब्वियसली पेरेंट से ही आते हैं। बट अगर आप ये अपने आप को सेल थ्योरी से पहले रखें, आर विर्चो के आने से पहले आप इधर पहुंचेंगे, अगर आप सोचो कि आप 1820s में अगर जी रहे हैं तो उस समय अगर आप किसी को बताएंगे या पूछेंगे कि ये न्यू सेल्स कहाँ से आए, तो उसके पास कोई आंसर नहीं होता था कि कहाँ से आया है। जब इन्होंने डिस्कवरी किया तब जाके उन्होंने बताया। इट मीन्स कि
जो हम पढ़ते हैं, जो लिखा रहता है, हमको ये लगता है बहुत इजी है, लेकिन इतनी सी लाइन को देने के लिए बहुत बड़ी रिसर्च करी जाती है, बहुत डीप स्टडी करी जाती है, तब इतनी सारी जो उनका मैटर होता है, थीसिस होता है, उसको वो सिंगल लाइन में लिख पाते हैं और आप उसको इजीली समझ सकते हैं। हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ लिया व्हाट इज सेल, सेकेंड टॉपिक भी पढ़ लिया है सेल थ्योरीज क्या होती हैं, किन लोगों ने सेल के बारे में क्या क्या कहा। नाउ हम पढ़ेंगे एन ओवरव्यू ऑफ सेल, मतलब डिटेल में पढ़ेंगे सेल के स्ट्रक्चर के बारे में कि सेल के अंदर क्या होता है एग्जैक्टली। यहाँ पे मैं एक रफ डायग्राम बना रही हूँ सेल का। ये है सेल, आउटर मेम्ब्रेन या आउटर कवरिंग जो पहले डिस्कवर हो चुकी है, अगर ये एनिमल सेल है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और अगर ये प्लांट सेल है तो सेल वॉल इसको कहेंगे। जेनेटिक मटेरियल, जो डार्क मटेरियल है, इसका भी नाम दे दिया गया है न्यूक्लियस। अब यहां पे न्यू चीज हम ये पढ़ेंगे, जो न्यूक्लियस है ये एक मेम्ब्रेन बाउंड है। मेम्ब्रेन बाउंड से क्या मीनिंग है? मेम्ब्रेन बाउंड इन द सेंस इसकी भी एक पर्टिकुलर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। अगर यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन बाहर जाना चाहती है या बाहर से कुछ इन्फॉर्मेशन अंदर जाना चाहती है तो उसको ये मेम्ब्रेन क्रॉस करनी पड़ेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं, सेल्स के अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं जिसके पास मेम्ब्रेन नहीं होते, और बहुत से ऑर्गेनल्स होते हैं जिनके पास मेम्ब्रेन है। तो आपको ये पता होना चाहिए सेल्स में ऐसे कौन से ऑर्गेनल्स है जो मेम्ब्रेन बाउंड है और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है। अब हम बात करते हैं सेल और सेल में प्रेजेंट न्यूक्लियस के बीच का जो पार्ट बचा है, ये इस पार्ट को क्या कहते हैं? इस पार्ट को कहते हैं साइटोप्लाज्म। ये आपने पहले भी पढ़ रखा है लोअर क्लासेस में। अब यहाँ पे एक्स्ट्राज में हम ये पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म की कंसिस्टेंसी कैसी होती है। साइटोप्लाज्म सॉलिड होता है, लिक्विड होता है या सेमी फ्लूइड होता है? साइटोप्लाज्म सॉलिड नहीं होता, कंप्लीटली लिक्विड भी नहीं होता, वो सेमी फ्लूइड होता है। अब बात करते हैं जो ये न्यूक्लियस है, इसको और डिटेल में पढ़ते हैं। ये जो न्यूक्लियस है इसको मैं कुछ ऐसा बना रही हूं, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस जो है, इसको माइक्रोस्कोप में अगर और डिटेल स्ट्रक्चर इसका जानेंगे, अगर डिटेल स्टडी कहने का मतलब है आप इसको और हाई मैग्निफिकेंट माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इसके अंदर न्यूक्लियस में आपको और क्या दिखेगा? इसमें आपको दिखेंगे क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स वर्ड आते ही आपके दिमाग में ये स्ट्रक्चर बन जाना चाहिए। ये होते हैं क्रोमोसोम्स। ये मैंने रफ डायग्राम बनाया है, ये क्रोमोसोम्स होते हैं। इन क्रोमोसोम्स को और डिटेल में आप देखेंगे माइक्रोस्कोप में तो आपको इसके अंदर दिखाई देगा डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए। इसी डीएनए को, यही क्रोमोसोम को कंप्लीट मिला के हम कहते हैं जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल इसलिए इसका नाम है क्योंकि इसमें इंक्लूड है जीन वर्ड। ये जो जीन है ये प्रेजेंट होते हैं डीएनए में, क्रोमोसोम्स में, इसलिए इसका बेसिक सबसे जो लास्ट यूनिट है जीन, इसीलिए इसका नाम जेनेटिक मटेरियल रखा गया है। तो जेनेटिक मटेरियल कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। अब बात करते हैं ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है जेनेटिक मटेरियल, क्रोमोसोम, डीएनए, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेल, न्यूक्लियस, ये अपने जैसा एक और सेल बनाना चाहता है या एक से ज्यादा सेल्स बनाना चाहता है, तो एग्जैक्टली सेम सेल बने उसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। वो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस के क्रोमोसोम में, उसके डीएनए में। तो जब सेल डिवीजन होता है तो पहले जो जेनेटिक मटेरियल अंदर का न्यूक्लियस है इसको डबल होना पड़ेगा, क्योंकि हम दो पार्ट में समझते हैं। सपोज विदाउट डबलिंग ये सेल के अंदर का जो मटेरियल है डबल नहीं हुआ, इतना ही है। अगर ये डिवाइड हो गया तो क्या होगा? दो पार्ट में डिवाइड हुआ, ये जो इसका न्यूक्लियस था, ये जो जेनेटिक मटेरियल अंदर था वो हाफ हाफ पहुंच गया इसके पास। हाफ हाफ नहीं पहुंचना, तभी एग्जैक्टली पेरेंट की तरह नहीं हो गए। इनको जो भी डॉटर सेल्स बनानी है वो एग्जैक्टली पेरेंट की तरह होना चाहिए।
तो उसके लिए इनको पहले अपना जेनेटिक मटेरियल को डबल करना होता है। जब ये डबल करेंगे उसके बाद इनका डिवीजन होता है, तब ये इक्वली अपनी डॉटर सेल्स को जेनेटिक मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। तो सेल जो रिप्रोड्यूस करता है अपने आप को सरवाइव करने के लिए, तो ये सर्वाइवल की एक मेथड है। रिप्रोडक्शन जो है सर्वाइवल की एक मेथड है जिसमें न्यूक्लियस का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। एक और एग्जाम्पल लेके समझते हैं पोटैटो का। प्लांट, कोई पोटैटो प्लांट हम बनाना चाहते हैं या हम पोटैटो उगाना चाहते हैं मिट्टी में, तो हम क्या करेंगे, सिंपली पोटैटो को डाल देंगे, इसमें से जो भी रूट्स निकल के आएंगी तो एक पोटैटो का प्लांट आ जाएगा निकल के। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, पोटैटो का प्लांट निकलने के बाद में आपको फ्रूट्स के रूप में क्या मिलना चाहिए, पोटैटो मिलना चाहिए या ऑनियन मिलना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है, पोटैटो डाला है तो पोटैटो ही निकलना चाहिए। तो पोटैटो ही अगर तब निकलेगा जो प्लांट्स के अंदर के सेल्स होंगे, उसमें जो न्यूक्लियस होगा, उसमें जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगी वो पोटैटो को ही रिजेंबल करेगी। वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन वो सब बताएगी जो पोटैटोज में क्वालिटी होती है, वो सारी क्वालिटी उस सेल के अंदर होना चाहिए। तो इसीलिए जो भी पेरेंट प्लांट होगा उसका जो डॉटर सेल्स होंगी या जो भी प्रोजेनी बनेगी वो एग्जैक्टली सेम पेरेंट की तरह होगी। तो इसीलिए जेनेटिक मटेरियल का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेल की। पहले हमने पढ़े टाइप्स ऑफ सेल्स में यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। अगर एक ही सेल प्रेजेंट है, जो बहुत माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें एक ही सेल होता है, उनको यूनिसेलुलर बोलते हैं। मल्टी सेलुलर में हम लोग आ जाते हैं, ह्यूमन, एनिमल, प्लांट्स आ जाते हैं। एक और वे में आप डिवाइड कर सकते हो सेल्स को, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल। आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे कोई सेल प्रोकैरियोट है कि यूकैरियोट है? ऐसे वो कोई भी सेल्स जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, जेनेटिक मटेरियल जो है उनका ऐसे नेकेड पड़ा हुआ है, इसके अंदर कोई मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं है, उन सेल्स को प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। तो इसके अपोजिट यूकैरियोटिक सेल जो होता है उसके पास वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है। सबसे बेसिक डिफरेंस है ये भी पूछा जाता है कई बार। डायरेक्ट आपको नहीं पूछेंगे यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में क्या डिफरेंस है, आपको कुछ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के नाम दे देंगे, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के नाम दे देंगे। कोई एक यहाँ पे बैक्टीरिया का नाम दे दिया आपको, ओके, और यहाँ पर एक किसी और चीज का नाम दे दिया कोई भी। अब आपको पूछेंगे कि ये इसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है बैक्टीरिया के अंदर, वो बोलेंगे कि एक न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, ट्रू और फॉल्स ऐसा पूछेंगे, ट्रू है कि फॉल्स है। एक बैक्टीरिया में जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, आपको पता होना चाहिए, वो ये नहीं बताएंगे कि ये जो बैक्टीरिया है वो प्रोकैरियोट्स है कि यूकैरियोट है, वो जस्ट आपको बता देंगे कि बैक्टीरिया है, उसके अंदर सेल में जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, और पूछेंगे कि ये जो लाइन लिखी है ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो बैक्टीरिया है ये प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक। अगर ये प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है तो पहले से ही पता है कि प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता ही नहीं है, तो इसलिए ये लाइन फॉल्स है। अब मैं आपके बुक के अकॉर्डिंग यूकैरियोटिक सेल को पढ़ाती हूँ। यूकैरियोटिक सेल के बारे में अब हम क्या पढ़ेंगे, और इसमें हम पढ़ेंगे कि ये सेल है, न्यूक्लियस है, और कौन सारे ऑर्गेनल्स हैं जो यूकैरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, फर्स्ट। सेकेंड है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, थर्ड है लाइसोसोम, फोर्थ है माइटोकॉन्ड्रिया, देन माइक्रोबॉडीज, एंड लास्ट वैक्यूल्स। ये सारे ऑर्गेनल्स जो प्रेजेंट होते हैं एक यूकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म में, ओनली यूकैरियोटिक सेल में। लेकिन एक ऐसा ऑर्गेनल भी होता है जो यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल दोनों में प्रेजेंट होता है, वो होता है राइबोसोम्स। प्रोकैरियोटिक में भी प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोटिक में भी होते हैं। प्रोकैरियोटिक में
70S राइबोसोम्स होते हैं, यूकैरियोट्स में 80S राइबोसोम्स होते हैं। S यहाँ पे इसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट इन द सेंस जब राइबोसोम्स को अगर आप माइक्रोस्कोप में देखना चाहते हैं या जब सेंट्रीफ्यूगेट करते हैं सेपरेट करने के लिए, ये 80S सब यूनिट जो होती है 70S यूनिट है, ये आगे चल के और डिवाइड होती हैं। इनको जब डिवाइड करा जाता है तो सेडिमेंटेशन इन द सेंस आपने पहले ही पढ़ा होगा, अगर आप ग्लास ऑफ वाटर लेते हैं उसमें सैंड डाल देते हैं और पानी डाल देते हैं, जब आप इसको छानते हैं तो आप देखते हैं कौन सेडिमेंट, सैंड नीचे रह जाती है, वो सेडिमेंट कहलाता है, वाटर निकल गया है। तो इसी बेसिस पे कुछ राइबोसोम्स की कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसके बेसिस पे इनको 80S और 70S दिया गया है जो इनका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है। अब हम बात करते हैं राइबोसोम्स की, जो साइटोप्लाज्म में तो होते ही हैं, साथ ही साथ कुछ ऐसे ऑर्गेनल्स होते हैं उनके ऊपर भी होते हैं। लाइक सबसे पहले हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं तो उनको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और अगर नहीं है तो उसको हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब बात करते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स की। साइटोप्लाज्म के अंदर ये जितने भी मैंने आपको बताए हैं ऑर्गेनल्स, ये सारे मेम्ब्रेन बाउंड है। इन सब के ऊपर एक इनकी ओन मेम्ब्रेन है, किसी कवरिंग के अंदर ये बंद है। लेकिन ऐसे और भी ऑर्गेनल्स होते हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं। अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो इसके अंदर सेल ऑर्गेनल का नाम है सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल वर्ड जो है आप क्रोमोसोम का जो बीच का सेंट्रोमेयर है, इससे आप समझ सकते हो कि इसका जो कनेक्शन है वो इस पार्ट से, क्रोमोसोम के, क्रोमोसोम इन द सेंस जो न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो एनिमल सेल के न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम होता है उसका जो बीच का ये पार्ट है सेंट्रोमेयर, उससे रिलेटेड है सेंट्रियोल, जो कि मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल की। बेस्ड ऑन different types of cells based on size, shape and activities, या आप इसको फंक्शंस भी कह सकते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं साइज को। सबसे पहला है माइकोप्लाज्म। इसका साइज होता है 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। सेकेंड हम बात करते हैं बैक्टीरिया की, जिसका साइज है 3 to 5 माइक्रोमीटर इन साइज में रहता है। लार्जेस्ट सेल जो होता है वो ऑस्ट्रिच का एग सेल होता है। ह्यूमन हमारी बात करें, ब्लड में जो आरबीसीज होती हैं, एरिथ्रोसाइट्स होती हैं, उसका साइज जो डायामीटर होता है उस सेल का, आरबीसी का 7 माइक्रोमीटर होता है डायामीटर। जितना भी मैंने यहां बताया आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है माइकोप्लाज्म। सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया का पूछते हैं, जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया उसका साइज क्या होता है, उसकी रेंजेस आपको देते हैं ऑप्शंस में, तो आपको ये पता होना चाहिए 0.3 माइक्रोमीटर लेंथ में होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शेप्स की। जैसे कि आपको पता है जो ब्रेन सेल, नर्व सेल होता है, उसका शेप कुछ इस टाइप का रहता है, स्टार शेप रहता है, वो टेल भी होती है। ये भी एक तरह का सेल है, इसका शेप ये है। नेक्स्ट हम बात करें आरबीसी की। आरबीसी का शेप लिटिल बिट ओवल होता है। एक होते हैं कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स। कॉलमनार इन द सेंस कॉलम शेप के होते हैं, ये कुछ ऐसे, इनमें भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लांट्स की, जिसमें एक पार्ट होता है ट्रैकिड्स। ये इलोंगेटेड सेल्स होते हैं कुछ ऐसे। तो जब भी कभी आप आगे सेल्स के बारे में पढ़ते हैं
तो अपने माइंड में से ये बात हमेशा के लिए निकाल दीजिए कि सेल हमेशा राउंड होता है। पढ़ाते वक्त हर टीचर आपको राउंड सेल ही पढ़ाएगा, बिकॉज इनके बारे में पढ़ाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है और उनमें सारे फंक्शंस नहीं होते जो एक राउंड सेल को समझाने में इजी होता है। इसलिए आपको पढ़ाते वक्त हर कोई सेल सर्कुलर वे में ही बताएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सेल्स डिफरेंट टाइप्स के भी होते हैं, उनका साइज शेप अलग अलग भी होते हैं। अब बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स की, जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता है। जेनेटिक मटेरियल तो होता है इनके पास में, लेकिन वो सेल के अंदर ऐसे ही नेकेड पड़ा रहता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो पता होना चाहिए ये किसके अंदर मिलते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स, बैक्टीरिया, कोई भी बैक्टीरिया हो वो एक प्रोकैरियोटिक सेल्स है, उसके अंदर जो भी सेल्स है उसको हम ये बोलेंगे प्रोकैरियोटिक। नेक्स्ट है आपका ब्लू ग्रीन एल्गी, थर्ड है माइकोप्लाज्म। तो इट मीन्स जो मैंने पहले बताया था आपको, सबसे स्मॉलेस्ट जो बैक्टीरिया है माइकोप्लाज्म, जिसका साइज 0.3 माइक्रोमीटर है, वो एक प्रोकैरियोटिक सेल है। तो क्वेश्चन बन सकता है जो स्मॉलेस्ट सेल है वो प्रोकैरियोटिक सेल है कि यूकैरियोटिक सेल है, तो ऑब्वियसली एक प्रोकैरियोटिक सेल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अलग टाइप्स के शेप की, बैक्टीरिया के शेप्स की। उनके शेप्स जो है उसके हिसाब से ही उनका नाम पड़ गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं रॉड की। ये रॉड है, अगर बैक्टीरिया का शेप रॉड शेप का है वो, तो उसको हम बोलते हैं बैसिलस। एग्जाम्पल के रूप में बैसिलस थ्यूरिंजिनेसिस। तो ऐसे कोई भी आपके पास में, आप अगर पढ़ते हैं आगे बहुत सारे बैक्टीरियाज के बारे में, अगर वहां पर बैसिलस लिखा आता है तो आपके दिमाग में एक रॉड शेप जो है आना चाहिए कि ये बैक्टीरिया का शेप रॉड शेप का है। नेक्स्ट है स्पेरिकल, सर्कल नहीं स्पेरिकल डायमेंशन है इसकी। अगर स्पेरिकल शेप है किसी बैक्टीरिया का, तो उस बैक्टीरिया का जो हम नाम देंगे, क्योंकि जब हम माइक्रोस्कोप में फर्स्ट टाइम डेड बैक्टीरियाज को जब डिस्कवर करते हैं तो उनका नाम देना पड़ता है। तो नाम देने के लिए आप उनका यहाँ पर जो है हम लोग शेप के अकॉर्डिंग उनका नाम दे रहे हैं। तो स्पेरिकल होगा तो वहां पर कोकस वर्ड आना चाहिए उसके नाम में। एग्जाम्पल के रूप में हीमोकोकस। नाउ अब हम पढ़ेंगे प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड को बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल। देन ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट। ये दोनों को समझते हैं अब डिटेल में। जो एक सेल होता है उसका जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो डीएनए पर प्रेजेंट होती है, और डीएनए होता है न्यूक्लियस के अंदर। तो आप कह सकते हो कोई भी सेल की जेनेटिक इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस के अंदर है। लेकिन कुछ सेल्स में, हर सेल्स में नहीं, कुछ ही बैक्टीरियल सेल्स में, प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्लाज्मिड्स जो हैं बाहर रहते हैं। ये भी एक टाइप ऑफ डीएनए होते हैं, सर्कुलर होते हैं, सर्कुलर डीएनए। पहले मैंने आपको बताया था अगर न्यूक्लियस के अंदर का डीएनए आप पढ़ रहे हो तो कैसा पढ़ोगे आप? कुछ इस तरीके का डीएनए है। लेकिन न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म में अगर कोई सर्कुलर डीएनए पड़ा हुआ है तो उसको आप क्या बोलोगे? जेनेटिक मटेरियल या प्लाज्मिड? उसको कहेंगे प्लाज्मिड। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल होता है न्यूक्लियस में, अब ये एक्स्ट्रा में पड़ा हुआ है प्लाज्मिड, इसलिए इसको जेनेटिक मटेरियल तो बोला है, लेकिन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, जो अंदर के क्रोमोसोम्स थे उतना सफिशिएंट नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी एक्स्ट्रा उन्होंने डीएनए डाल दिया। किसी किसी बैक्टीरिया में है तो उसका नाम अलग से दे दिया प्लाज्मिड। उसको इतना लंबा नाम ना लेने की जगह आप प्लाज्मिड बोल सकते हो। प्लाज्मिड वर्ड आते ही आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि ये भी एक टाइप ऑफ डीएनए ही है, कुछ अलग से प्रोटीन कुछ नहीं है, ये डीएनए है। दूसरा है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट। क्या मतलब होता है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट का? आपको एंटीबायोटिक का मीनिंग भी पता है, रेसिस्टेंट का मीनिंग भी पता है। अगर हम अपनी बात करते हैं ह्यूमन की, हमें कोई डिसीज हो जाती है,
कोई बैक्टीरियल डिसीज हो जाती है तो हम उसके ट्रीटमेंट के लिए क्या करते हैं, मेडिसिन लेते हैं डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करा के। वो मेडिसिन में क्या होता है, वो बोलता है ये एंटीबायोटिक आप खा लेना, ये वाले टैबलेट खा लेना, एंटीबायोटिक खा लेना। तो ये एंटीबायोटिक क्या चीज होती है, ये वो चीज होती है जो आपको डिसीज हुई है जिस भी बैक्टीरिया से या वायरस से या फंगस से या जिससे भी, वो उसको जाके किल करेगी या सप्रेस करेगी कुछ टाइम के लिए, जैसा भी करेगी, पर वो उससे फाइट करेगी, डिसीज कॉजेटिव एजेंट से जाके फाइट करेगी। तो जो प्लाज्मिड है वो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट है। इट मीन्स अगर जो बैक्टीरिया, अगर हम कोई एक बैक्टीरिया की बात करें, कोई भी बैक्टीरिया है जिसके पास प्लाज्मिड है और वो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट भी है, तो अगर इस बैक्टीरिया को किल करने के लिए आप वही एंटीबायोटिक, मान के चलो इसके पास ये जो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट है, ये एंटीबायोटिक आर, मान के चलो एक एंटीबायोटिक आर नाम की एंटीबायोटिक है, इसका रेसिस्टेंट है। तो अगर आप इस बैक्टीरिया को आर एंटीबायोटिक दोगे किल करने के लिए, मारने के लिए या इसकी ग्रोथ को सप्रेस करने के लिए, तो इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा इस बैक्टीरिया पे। ऐसा क्यों? क्योंकि इस बैक्टीरिया के पास में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल प्लाज्मिड जो पड़ा है, उसके अंदर कुछ ऐसा पार्ट है, कुछ ऐसे जीन्स हैं जो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट है, इसको बचाते हैं। वो अंदर इसका मैकेनिज्म, जैसे ही इसको एंटीबायोटिक आती है इसके पास में, इसका मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है अंदर का प्लाज्मिड का, अपने पूरे बैक्टीरिया को बचाने के लिए, क्योंकि प्लाज्मिड इसके अंदर रह रहा है तो इसकी हेल्प करना पड़ेगी ना बैक्टीरिया को बचाने के लिए। तो आगे जब आप बायोटेक्नोलॉजी के और भी चैप्टर्स पढ़ेंगे तो वहां पर जब आप डिटेल में पढ़ोगे 11th-12th क्लास में, या अगर आगे चल के आप बीएससी एमएससी करते हो, तो आपको तब पता चलेगा ये प्लाज्मिड की क्या वैल्यू होती है। क्योंकि ये एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट है तो इसको स्टडी करना रिसर्चर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत हेल्पफुल होता है आगे की कोई भी रिसर्च के लिए। आगे बहुत सी एंटीबायोटिक्स बनती हैं जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज में, वहां पर ये बैक्टीरियाज बहुत हेल्पफुल होते हैं, स्पेशली जिनके पास में प्लाज्मिड्स होता है। अब फिर से पढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, लेकिन इसके बारे में थोड़ा डिफरेंट चीजें पढ़ेंगे। अब हम एक न्यू टर्म पढ़ेंगे, सेल एनवेलप। जैसे कि पहले आपने पढ़ा सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन पढ़ा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा, अब एक न्यू टर्म आ गया सेल एनवेलप। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है न्यू स्टूडेंट्स, अब जैसे स्टूडेंट्स के लिए, कि हम सेल वॉल को क्या समझे, यूकैरियोटिक सेल समझे, प्रोकैरियोटिक सेल समझे, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बहुत कंफ्यूजिंग होता है। तो चलो इसको समझते हैं इजी वे में। प्रोकैरियोटिक सेल को ड्रॉ करते हैं हम लोग, यहाँ पे ये ड्रॉ कर दिया। अब आगे चल के जब आपने पहले नॉलेज ले लिया है, तो अब आगे धीरे धीरे अब हम इसको ना सेल वॉल कहेंगे ना सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। ये प्रोकैरियोटिक सेल को जो इसकी आउटर कवरिंग है, इसको हम ना सेल मेम्ब्रेन कहेंगे ना सेल वॉल कहेंगे, हम इसको सेल एनवेलप कहेंगे। अब इस सेल एनवेलप को हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे। ये रहा हमारा माइक्रोस्कोप। ये एक नहीं है, इसके अंदर 3 है, 1 2 3। तो आउटर जो पार्ट है उसको बोलते हैं आउटर लेयर। जो सेल एनवेलप जो है वो एक सिंगल लेयर नहीं है, वो 3 लेयर से बनी हुई है। सेल एनवेलप उसको कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल की आउटर कवरिंग को। जो आउटर कवरिंग होती है सबसे बाहर वाली जो होती है, उसको बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। जो सेकंड वाली होती है इसको कहते हैं सेल वॉल। तो अब समझ में आया जो हमने पहले पढ़ा था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं या प्लांट सेल होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी आउटर कवरिंग को सेल वॉल बोलते हैं। आपको उस समय में अगर डिटेल में बता दिया जाता पहले ही कि ग्लाइकोकैलिक्स होती है, एक सेल वॉल होती है, एक सेल मेम्ब्रेन, तो आप कंफ्यूज हो जाते। इसीलिए साइंस के जो चैप्टर्स बने होते हैं आपकी बुक में, आपको धीरे धीरे डीप नॉलेज में लेके जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो पहले बताया वो गलत था, जो अभी बता रहे हैं वो सही है, बट पहले वाली चीजों को हमेशा माइंड में रखिए, तभी नेक्स्ट टॉपिक पे जंप करिए, तभी आपको समझ में आएगा चैप्टर। और जो इनर मोस्ट लेयर होती है इसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
या सेल मेम्ब्रेन। तो इससे पहले मैंने आपको जो बताया था, जो अंदर सेल मेम्ब्रेन कहीं कहीं जाके अंदर ऐसा फॉर्म कर लेती है, तो इसको जो इंक्लूजन बॉडीज बोलते हैं। तो आपको समझ में आया वो इंक्लूजन बॉडीज क्या होती है? सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है सेल एनवेलप की। तो आउटर हो गई, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, ग्लाइकोकैलिक्स को O आउटर है, सेल वॉल जो है M मिडिल है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन I है। आउटर, मिडल, इनर लेयर एक सेल एनवेलप के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल में होता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपको? टर्म दे देंगे ग्लाइकोकैलिक्स। जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो टर्म यूकैरियोटिक सेल में यूज होता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में होता है? सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट होती है? ग्लाइकोकैलिक्स के नीचे या उसके बाहर? पहले अगर हम ऐसा भी क्वेश्चन सीक्वेंस अरेंज करने को कह सकते हैं, अगर बहुत ज्यादा आपको टिपिकल क्वेश्चन पूछा एग्जाम्स में तो सीक्वेंस वाइज पूछेंगे। एक कुछ मटेरियल है, सेंटर से होके बाहर जा रहा है वो सेल के, तो उसको रास्ते में 3 लेयर्स मिल रही हैं, सेल वॉल, ग्लाइकोकैलिक्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपको रैंडमली लिख के दे देंगे, अरेंज करो कि आपको जो अगर अंदर से बाहर जा रहे हो तो आपको अरेंजमेंट कैसी होनी चाहिए लेयर्स की। अगर कोई बाहर से अंदर जा रहा है एक प्रोकैरियोटिक सेल में तो उसको 3 लेयर्स मिल रही हैं, तो सबसे पहले कौन सी मिलेगी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप बहुत अच्छे से समझते हो कोई टॉपिक को तो ये बहुत इजी है अगर आप समझ जाओगे इस 3 लेयर को। लेकिन अगर आप जस्ट रट्टाफिकेशन रट लोगे कि हाँ ये सब चीजें हैं, और अगर ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, बोलते बहुत टफ क्वेश्चन आया था, बहुत डिफिकल्ट था, कुछ भी पूछा था उन्होंने, तो उन लोगों के लिए थोड़ा डिफरेंट होता है ये, और डिफिकल्ट भी होता है। तो कोई भी चीज है उसको बहुत इंटरेस्टिंग वे में समझने की कोशिश करो। ना अब बात करते हैं, सेल एनवेलप के बारे में पढ़ा है, सेल वॉल के बारे में पढ़ा है, तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है? कोई भी चीज बुक में लिखी होती है तो उसका कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसलिए वो दी जाती है, समझाई जाती है। स्टेनिंग, स्टेनिंग कह सकते हैं कलरिंग, अगर सिंपल वे में समझना चाहे कलरिंग। आप माइक्रोस्कोप के अंडर में नीचे अगर कोई बैक्टीरिया को या सेल को देखना चाहते हैं तो सेल्स का कोई कलर नहीं होता, दे आर कलरलेस। तो आप कैसे देखोगे कि ये सेल्स का साइज क्या है? अगर कोई सेल, आइस का सेल होते हैं, रॉड्स एंड कोन्स सेल होते हैं, उनका पर्टिकुलर शेप है इसलिए उनका नाम दिया गया है, तो उनको देखने के लिए कलर स्टेन करा जाता है, इनसे सेल्स को स्टेन किया जाता है। तो हर तरह के सेल्स जो है वो कलर नहीं हो पाते। बहुत से ऐसे सेल्स होते हैं जो कलर को एक्सेप्ट नहीं करते और वो कलरलेस दिखते हैं, तो उनके लिए कुछ डिफरेंट टाइप्स के कलर आते हैं, उसको भी समझाती हूँ। देखो ये एक सेल है, इसको आप देखना चाहते हो माइक्रोस्कोप में, है ना? तो क्या करेंगे, इसमें हम कलर ऐड करेंगे। आगे चल के आप पढ़ोगे, कलर्स के नाम भी पढ़ोगे, अलग अलग तरह के कलर्स होते हैं, स्टेन हम करेंगे। अगर ये बैक्टीरियल सेल, एक बैक्टीरिया का सेल है, ये कलर्ड हो गया, ठीक है, आपको माइक्रोस्कोप में दिखने लगा, जो भी आपने कलर यूज किया था, इन द सेंस पिंक कलर आपने यूज किया था, तो ये पिंक कलर दिखने लगा, तो इट मीन्स साइंस के लैंग्वेज में इसको बोलेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूं ग्राम पॉजिटिव, जल्दी समझ में आएगा। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इन द सेंस ये सेल ने कलर एक्सेप्ट किया, और कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कलर एक्सेप्ट नहीं करते, उनको हम कहते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेल्स। तो अगर एक सेल कलर एक्सेप्ट करता है तो इतने सेल में इतने सारे पार्ट्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, सेल वॉल होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेल एनवेलप होता है, ग्लाइकोकैलिक्स होता है, और इतने सारे पार्ट्स, और अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो कौन सा पार्ट कलर होता है? हर पार्ट कलर नहीं होता इसका, केवल जो इसकी आउटर कवरिंग होती है। इसलिए हमने पढ़ा सेल एनवेलप के बारे में, जो सेल होता है उसका जो बाहर का आउटर कवरिंग होती है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो, यूकैरियोटिक या प्लांट सेल है, एनिमल सेल्स होते हैं, उनकी सेल वॉल कलर एक्सेप्ट करती है ग्राम पॉजिटिव की, और इनकी सेल वॉल एक्सेप्ट नहीं करती कलर्स को। एक एक्स्ट्राज में आपको मैं इंफॉर्मेशन दे देती हूँ कि अगर ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरियाज होते हैं, सेल्स होते हैं, अगर ये कलर एक्सेप्ट नहीं करते तो आप इनको कैसे देखोगे, कैसे पता लगाओगे कि ये भी एग्जिस्ट करते हैं?
तो क्या करते हैं, जैसे ये माइक्रोस्कोप के नीचे ही स्लाइड को रखते हैं, यहाँ स्मीयर बनाते हैं। तो अगर आपका सेल कलर्ड है तो वो यहाँ दिख जाएगा कलर्ड सेल, लेकिन अगर आपका सेल कलर नहीं हो सकता तो क्या करते हैं, बैकग्राउंड को कलर कर देते हैं। बैकग्राउंड को कलर कर देते तो ऑटोमेटिकली जो आपका सेल है ग्राम नेगेटिव, ये तो कलर लेगा नहीं, तो ये आपको ट्रांसपेरेंट या जो भी कलरलेस दिखाई देने लगेगा। ये सिंपल टेक्निक है। अब जल्दी से बात करते हैं ग्लाइकोकाइलिक्स के बारे में। जो ये सेल एनवेलप था उसकी आउटर मोस्ट जो लेयर होती है, ये भी 2 टाइप्स की होती है। जो ग्लाइकोकाइलिक्स है आपकी, ये अगेन 2 टाइप्स की होती है। 2 टाइप्स की है तो उसके नाम भी दिए होंगे, स्लाइम लेयर एंड कैप्सूल। क्या डिफरेंस है? जो ये लेयर होती है ये कोई ना कोई मटेरियल से बनी होती है। अगर ये लूज शीट है, जब आप देखोगे माइक्रोस्कोप में तो ये लूज दिखेगा, जो भी इसमें मटेरियल जिससे बना है ये लूज लूज दिखेगा, तो स्लाइम लेयर उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को स्लाइम लेयर बोलते हैं। तो ग्लाइकोकाइलिक्स अगर लूज है तो उसको स्लाइम लेयर बोलते हैं, और अगर ये टफ है, थिक है, मोटी है और टफ है, तो उसको कैप्सूल कहते हैं। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? बहुत से बैक्टीरिया अपने आप को सरवाइव करने के लिए, बहुत सी हार्श एनवायरनमेंट से बचने के लिए, क्योंकि बैक्टीरिया केवल लेबोरेटरीज में नहीं होते हैं, आपके हैंड्स में प्रेजेंट होते हैं, एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं। अपने आप को बचाने के लिए एनवायरनमेंट की कंडीशन से अपने ऊपर एक थिक टफ लेयर बना लेते हैं, जिसको कैप्सूल कहते हैं। तो वो कैप्सूल एक ग्लाइकोकाइलिक्स का पार्ट है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, स्लाइम लेयर और कैप्सूल है वो मॉडिफिकेशन है सेल वॉल के, मॉडिफिकेशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, मॉडिफिकेशन है ग्लाइकोकाइलिक्स के। तो जब आप ये ग्लाइकोकाइलिक्स को समझोगे तब आपको ये स्लाइम लेयर और कैप्सूल समझ में आएगा। अब पढ़ते हैं बैक्टीरियल सेल मोटिलिटी की। जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं ये मोटिलिटी के बेस्ड पे अगेन 2 टाइप्स के होते हैं। मोटिलिटी इन द सेंस मूवमेंट। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो मूव कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। जो मूव कर पाते हैं उनको कहते हैं मोटाइल, और जो मूव नहीं कर पाते उनको कहते हैं नॉन मोटाइल। तो अगर वो मूव नहीं कर पा रहा है तो उसके पास में क्या नहीं है, और अगर ये मूव कर रहा है तो उसके पास में एक्स्ट्रा क्या है जो इसके पास नहीं है। सिंपल सा एक टर्म है फ्लैजिला। जो मोटाइल बैक्टीरियल सेल्स के पास में होते हैं, इसके कारण से वो बैक्टीरिया मूव कर पाता है, और जो नॉन मोटाइल बैक्टीरिया होते हैं उनके पास में फ्लैजिला नहीं होता। तो फ्लैजिला इन द सेंस हेल्प करता है मूवमेंट में बैक्टीरियल सेल्स को। तो ये फ्लैजिला जो टर्म है वो बैक्टीरिया से रिलेट करता है, एनिमल सेल से, ह्यूमन सेल से रिलेट नहीं करता है। फ्लैजिला के बारे में पढ़ेंगे तो ये जो स्ट्रक्चर है फ्लैजिला का, इसमें 3 पार्ट होते हैं, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। ये तीनों नाम आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन आता है या आपसे पूछ सकते हैं फिलामेंट, हुक या बेसल बॉडी, या फिलामेंट और बेसल बॉडी, हुक को स्किप कर देंगे। ये जो दोनों टर्म है किससे रिलेटेड है? फ्लैजिला से है, पिलाई से है, या फिम्ब्रिये से है, या और भी कोई टर्म दे सकते हैं। तो इतना पढ़ लिया कि हाँ सेल मोटाइल होते हैं, सेल मूव कर सकते हैं बैक्टीरिया के, तो उनके पास फ्लैजिला होता है। तो फ्लैजिला का जस्ट आप स्ट्रक्चर भी हल्के से ऐसा करके समझ सकते हो कि हाँ एक फिलामेंट होता है, एक हुक होता है, एक बेसल बॉडी होती है उनके पास में। अब बात करते हैं पिलाई की और फिम्ब्रियाई की। ये दोनों ब्रश लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बैक्टीरियल सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। इनका जो फंक्शन होता है ये इंपॉर्टेंट है, ये मूवमेंट में हेल्प बिल्कुल भी नहीं कराते हैं। तो ट्रू फॉल्स में पूछ सकते हैं कि क्या कोई एक बैक्टीरिया है उसका पास फिम्ब्रिया है या पिलाई है उसके पास में, तो वो मूव करके जा रहा है, तो ये स्टेटमेंट ही गलत है पूरा, क्योंकि पिलाई और फिम्ब्रिया जो है वो मूवमेंट में हेल्प बिल्कुल भी नहीं कराते हैं। उनका मेन फंक्शन होता है अटैचमेंट। अब अटैचमेंट की क्या जरूरत है? अगर एक बैक्टीरिया है, अगर वो रिप्रोडक्शन के लिए दूसरे बैक्टीरिया से अटैच होता है तो ये पिलाई और फिम्ब्रिया उसका यूज कर सकता है, वो अपना इसकी हेल्प ले सकता है, पिलाई की या फिम्ब्रिये की। तो अभी के लिए आपके लिए बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, अटैचमेंट
के लिए जो भी पर्टिकुलर ऑर्गेनल्स यूज होते हैं बैक्टीरियल सेल्स में, वो फ्लैजिला नहीं होता है, वो होते हैं पिलाई और फिम्ब्रिए, और मूवमेंट के लिए जो होते हैं वो फ्लैजिला होते हैं। टॉपिक बहुत सिंपल है, लेकिन जब क्वेश्चंस आते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कभी कभी। अब हम बात करते हैं राइबोसोम्स की। प्रोकैरियोटिक में एंड यूकैरियोटिक में बता चुकी हूं मैं पहले, 70S एंड 80S, बस इतना ही याद रखो अभी के लिए। और एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा, ये 70S अगर और अपनी सब यूनिट में टूटना चाहता है तो एक 50S हो जाती है और एक 30S हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये 40-40 हो जाएगी, इसका अलग होता है। अभी आपकी बुक में इतना नहीं दिया है तो आप उसको ना पढ़ो, जितना दिया है इतना ही समझ सकते हैं। फंक्शन तो केवल एक लाइन का है, हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, लेकिन अच्छे से समझना चाहते हो तो इसको पूरा देखो वीडियो को। क्या होता है प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम कैसे हेल्प करता है, बहुत सिंपल है, सीक्वेंस में पढ़ेंगे। आप सोचो कि बार बार सेल बनाते हैं, याद जल्दी होता है। न्यूक्लियस है, ओके, इसमें क्रोमोसोम है, CHR लिख रही हूं मैं, बना देती हूँ, एक क्रोमोसोम है। इसके अंदर मैंने बताया था ये क्या है, DNA, ये बना दिया मैंने, ये बड़ा सा DNA बना दिया। अब ये DNA क्या करेगा, जब ये सेल अपने आप को रेप्लिकेट करना चाहता है, अपने जैसा दूसरा सेल और 2, 3, 10 बहुत सारे सेल्स बनाना चाहता है, तो मैंने पहले भी बताया था ये जो न्यूक्लियस जेनेटिक मटेरियल होता है ये डबल होता है। क्या हो जाएगा इसके अंदर, और डबल हो जाएगा ये। तो यहाँ पर कैसे होता है, जो DNA होता है ये, आप बस टर्म्स को सुनते जाओ और समझते जाओ। ये DNA ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस करता है, इसको भी आप आगे पढ़ोगे। अभी बस इतना याद रखो, जो ट्रांसक्रिप्शन वर्ड है ये DNA से रिलेटेड है, इतना ही आपको बस पता होना चाहिए, इतना पता है तो बहुत है। ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद में जो DNA है वो आपका बन जाता है mRNA, ठीक है। DNA से क्या बन गया, mRNA, कौन से प्रोसेस के थ्रू, ट्रांसक्रिप्शन। अब ये mRNA दूसरे प्रोसेस में जाएगा जिसका नाम है ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन का स्टार्टिंग पॉइंट मटेरियल है DNA, एंड पॉइंट मटेरियल है प्रोडक्ट जिसको कह सकते हो mRNA। जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोडक्ट है वही ट्रांसलेशन का स्टार्टिंग मटेरियल है। ये mRNA ट्रांसलेट होने के बाद में क्या बनाएगा, प्रोटीन। कैसे, अब आप सोचोगे इतने प्रोसेस में राइबोसोम्स कहाँ काम आए, यहाँ पर काम में आएंगे। ये जो mRNA होता है ना, इस mRNA के ऊपर राइबोसोम्स आके अटैच हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, और इस mRNA के अंदर बहुत से सीक्वेंस होते हैं, उनको प्रोटीन में कन्वर्ट करने में ये राइबोसोम्स हेल्प करते हैं। तो इसीलिए हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम नहीं करता है, हेल्प करता है। कौन करता है, mRNA भी नहीं, DNA, ये सब चाहिए प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए। तो इसलिए जब भी फंक्शंस की बारी आएगी बात करेंगे तो हेल्प इन सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं यहाँ पर। तो ये छोटे से इसमें न्यू टर्म्स हैं, बार बार रीड करोगे तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चंस ज़्यादा एक्स्ट्राज में नहीं पूछते हैं वो लोग, बस घुमा फिरा के पूछते हैं। इनिशियल जो मटेरियल था ट्रांसक्रिप्शन का वो क्या था, RNA था कि DNA था, ऑब्वियसली DNA था। ट्रांसक्रिप्शन का क्रिप्शन का जो रिजल्ट एंड प्रोडक्ट क्या आया, वो mRNA आया। तो आप अगर ये डायग्रामेटिक व्यू याद रखोगे ना मैटर से ज़्यादा, तो आपको ज़्यादा जल्दी याद होगा। ट्रांसलेशन का प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोटीन होता है। राइबोसोम्स ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करते हैं या ट्रांसलेशन में हेल्प करते हैं, ट्रांसलेशन में हेल्प करते हैं। इस चैप्टर के बाद में मैं आपको ब्रीफ में बहुत सारे क्वेश्चंस
और उसके आंसर्स दूंगी जो बहुत घुमा घुमा के पूछे जाते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन उससे पहले ये जो बेसिक्स है इसको थोड़ा अच्छे से समझो।